Hello everyone, a very good evening to all of you. My name is अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो जितने भी लोग सदन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सभी लोग मुझे प्रॉपरली तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार इस बात का पहले कंफर्मेशन देंगे सभी। अ वेरी गुड इवनिंग क्षितिज, राहुल, कल्पना, प्रियेश, रवि, प्रिंस। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? चलो, ऑल क्लियर, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लास को रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, सो हम लोग क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अपने वर्किंग प्रिंसिपल में। तो आज का जो हमारा टास्क है वो क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को कैसे डिफाइन करेंगे? वो हम डिफाइन करते हैं कैसे कि हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ऑलमोस्ट सभी मशीन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम क्या बोलेंगे? ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है कि जब कभी भी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। क्या बोला मैंने? जब कभी कंडक्टर और आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना? कोई पूछे अगर आपसे क्या प्रिंसिपल, तो क्या बोलोगे कि वेन एवर relative motion is observed between set of conductors and magnetic field, some induced EMF will be produced on conductors. ओके, तो ये हमारा क्या है? एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है जिसपे बहुत सारी मशीन काम करती है। ठीक है, अ वेरी गुड इवनिंग खन्ना। चलो, तो इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग, क्या बोला मैंने आपके सामने यहाँ पे। whenever whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion relative motion between set of conductors, set of conductors, set of conductor मतलब बहुत सारे कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, an EMF will be induced, an EMF will be induced on conductor। हमारे कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विल बी इंड्यूस्ड ऑन कंडक्टर। आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है। एक एग्जाम्पल तो बताता हूँ मैं। ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड।
ओके, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो आपका रुका हुआ है ना, जो ये रेड कलर से बनाया मैंने, है ना, ये आपका क्या है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्टेशनरी है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और जो येलो कलर से बनाया मैंने वो आपका कंडक्टर। ओके, जो येलो कलर से बनाया मैंने वो आपका कंडक्टर है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्टेशनरी, क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपका क्या है, रुका हुआ है, मतलब ये आपका रेस्ट पे है। ओके, और कंडक्टर में आपका क्या देखने को मिल रहा है, मोशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कि हमारे कंडक्टर पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम किस प्रकार का इंड्यूस्ड में बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड रुका होगा और कंडक्टर घूम रहे होंगे, है ना, तो हमारे कंडक्टर पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ इंड्यूस को हम क्या नाम देने वाले हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या बोला मैंने, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अब बात आती है कि अ, हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम इसका उल्टा करें, दैट मीन्स हमारे पास जो कंडक्टर रहे वो स्टेशनरी रहे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर मोशन में हो रहा है तो क्या होगा, उसको ही मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है, गॉट इट, और ये मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर, एग्जाम्पल तौर पर मैंने ऐसा ले लिया। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ दो कंडक्टर है ना, वो मेरा क्या है, कंडक्टर इज इन रेस्ट कंडीशन, रुका हुआ है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड में हमको क्या देखने को मिल रहा है, मोशन। इस केस में हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर पे उसको हम क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है क्या, कोई बता सकता है कि हमारे कंडक्टर पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अच्छा एक चीज और आपको समझना है, जैसा कि मैंने पहले वाले केस में आपको बताया, ठीक है ना, पहले वाले केस में बताया कि अगर कंडक्टर में मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में है, इस प्रकार के मोशन को, इस प्रकार के मोशन पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड रुका हुआ है, कंडक्टर में मोशन हो रहा है, इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। ओके, और हमारे पास जो कंडक्टर अगर रेस्ट पे है और मैग्नेटिक फील्ड अगर मोशन पे है, इस प्रकार के मोशन को, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव टाइम वेरिएशन। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, रिलेटिव स्पेस किसको बोला जाता है और रिलेटिव टाइम किसको बोला जाता है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव टाइम वेरिएशन, गॉट इट। ठीक है, अब बात आती है कि डायनेमिक, जो हमारे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, और इसमें हम डायरेक्शन कैसे देखें कि जो हमारा करंट वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी या फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों चीजें हमको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। ठीक है, क्लास रुक गई है,
मुझे तो ऐसा नहीं लगता ये क्लास रुक गई है या सब कुछ सही चल रहा है। हम्म। सब कुछ सही चल रहा है ना, कि कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, बट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चल चल चल, आ जाओ। ठीक है सर, अब सही है, पहले रुक गई थी, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। तो अगर आप चाहे तो हेडिंग भी पुट कर लीजिए यहाँ पे, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। आज की क्लास का पर्पस हमारा क्या, वर्किंग प्रिंसिपल। अगर हमारा वर्किंग प्रिंसिपल खत्म हो गया, दैट मीन्स कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मेरा ये जो कोर्स है ना, ये डेडिकेटेड है किसके लिए, थ्योरी भले थोड़ा कम हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन में कहीं पे भी कमी नहीं करने दूंगा। तो आप ये मान के चलिए, जैसे 3 से 4 क्लास होंगी ना अपनी ये ट्रांसफॉर्मर की, उसके बाद मैं 4 क्वेश्चन, 4 सेशन के बाद, 4 लेक्चर के बाद ही आपके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, है ना। इस 4 क्वेश्चन के बेस के थ्योरी पे लगभग मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप। ठीक है, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे कमी नहीं होने वाली है ना, भयंकर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आ जाओ, सब लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करना है, यहाँ पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो याद रखना कैसे करना है आपको। जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दिस वाइट पार्ट इज माय मैग्नीट्यूड विच इज इन रेस्ट कंडीशन। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है, विच इज इन विच काइंड ऑफ कंडीशन, रेस्ट कंडीशन। ओके, और मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है लाइक दिस। ये मेरे पास एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी कि नहीं होगी, बताओ सभी लोग, बिल्कुल होगी। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो टोटल लेंथ है ना इस कंडक्टर की, वह है एल। टोटल लेंथ इज एल। बट मुझे तो लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि पूरा कंडक्टर का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आ रहा है, तो पूरे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस सिर्फ उसी पार्ट पे होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होगा। दैट मीन्स हमारे पास जो इफेक्टिव एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, दिस दिस इज माई इफेक्टिव लेंथ, दैट इज एल ई। और मैं बता सकता हूं यहाँ पे क्लियरली कि एल ई विल बी लेस देन एल। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि एल तो टोटल लेंथ है ना, एल मेरे पास यहाँ पे टोटल लेंथ है, और एल ई मेरे पास यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ हमेशा एल से कम होगी। ओके, तो ये हो गया मेरे पास लेंथ के बारे में, कंडक्टर के बारे में। ठीक है, और ये मानता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डेंसिटी कितनी है, बी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे जो कंडक्टर में जो मोशन आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, क्योंकि कंडक्टर मोशन कंडीशन में है। ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, v। तो मेरे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा E इक्वल टू बी एल ई, एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ, v साइन थीटा। ये मेरे पास क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कुछ लोग बोलेंगे सर थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये आपका एक एंगल हो गया। थीटा यहाँ पे क्या है आपका, एंगल बिटवीन बी एंड वी। ठीक है, तो ये आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का ईएमएफ हो गया। अब बात करते हैं कि मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं, किसी को पता है क्या? हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन बताने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं। कोई बता सकता है कौन सा रूल है वो? दैट इज योर फ्लेमिंग्स रूल, है ना। और फ्लेमिंग का कौन सा रूल यूज करते हैं हम लोग? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है,
फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है ये बताना जरा सभी लोग। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता है कि कैसे बोलता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट हैंड बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे राइट हैंड बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये मेरा थंब हो गया, दिस इज माय फोर फिंगर एंड दिस इज माय मिडिल फिंगर। ये सब हमको इन तीनों को ऐसे रखना है जैसे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, है ना। हमें अपने राइट हैंड के थंब, है ना, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को ऐसे रखना है कि तीनों क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तो याद रखना जो थंब है, क्या है, जो थंब, ये आपका थंब है। थंब आपका क्या इंडिकेट करता है, ये थंब हो गया। ये आपका क्या, फोर फिंगर। ये आपका है बीच वाला मिडिल फिंगर। ठीक है ना। याद रखना हमेशा के लिए, जब कभी भी थंब आपका क्या डिनोट करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा किसका, कंडक्टर में मोशन को, मतलब एक तरीके से फोर्स को। ठीक है। फोर फिंगर अगर आपका इंडिकेट करता है किसको, फ्लक्स को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो जो मिडिल फिंगर है ना, वो आपका इंडिकेट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। ये किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। इस तरीके से हम फैराडेज लॉ का यूज करते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है आप लोगों को। क्या बताया मैंने, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के अकॉर्डिंगली हम ये बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ का, बी एल ई वी साइन थीटा। ओके, वी वेलोसिटी है, एल ई इफेक्टिव लेंथ है, और बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है। और डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल यूज करेंगे। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि आपको अपना राइट हैंड ऐसे रखना है कि तीनों चीजें, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सर करंट और ईएमएफ दोनों की सेम डायरेक्शन हो कि, यस बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। यहाँ पे अगर मैं कहीं पे ईएमएफ बोल रहा हूँ दैट मीन्स वो करंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। मैं जहां पे भी ईएमएफ बोल रहा हूं वहां पे आप ये मत समझिए कि वो करंट की डायरेक्शन के बारे में भी बात वहां पे करी जा रही है। अगर मैं कंडक्टर को यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दूंगा तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। अब हम बात करते हैं आपका स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। आप लोग यहाँ पे हेडिंग कर लीजिए, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप लोग नोट्स तो बना रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से, कि नहीं बना रहे हैं, दोनों चीज बताइए मुझे प्रॉपर तरीके से ना। नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाइएगा। एक सब्जेक्ट जो आपका इलेक्ट्रिकल का हो रहा है वो प्रॉपर लिख लिख के करा रहा हूँ, और एक सब्जेक्ट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का हो रहा है ना, उसके लिए आपको नोट्स नहीं बनाना है, उसको मैं डायरेक्ट पीडीएफ से करा। ठीक है। चलिए, तो बात आती है कि सर इसमें जो हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक बात ये बनती है। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं फैराडे सेकंड लॉ से, याद रखना। इसका जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फैराडे सेकंड लॉ से। नीचे आवाज आई तो मतलब क्या हो गया। और फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, वो भी सुन लो। फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। क्या बोलता है ये, हमारा फैराडे का जो इस मतलब स्टैटिकली इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड है, वो हम कैसे निकालते हैं, फैराडे सेकंड लॉ।
और फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ magnitude of statically induced EMF is equals to rate of change of flux linkage, change of rate of change of flux linkage. ठीक है, तो ये हमारा हो गया है क्या, फेराडे सेकेंड लॉ। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे तरीके से इलोबरेट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो कैसे बताने जा रहा हूँ, देख समझना आप सभी लोग इसको। जैसे मान लो मेरे पास एक कोर है, मतलब कुछ यहाँ पे एक मैग्नेटिक कोर है जहां पे मैं कुछ नंबर ऑफ टर्न्स पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ लगा दिए। इस तरीके से आप लोग प्रॉपर तरीके से देखते जाइएगा ये। ठीक है, ये, और यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट कर दूं क्या, सप्लाई, किस प्रकार का सप्लाई, एसी सप्लाई। ठीक है ना, मैं यहाँ पे किस प्रकार का सप्लाई लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक एसी सप्लाई मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, दिस, यहाँ पे मैंने एक एसी सप्लाई कनेक्ट कर दी है, और मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने एन है। यहाँ से जो सप्लाई दे रहा हूँ मैं, वो क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स ये एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है, जिससे जो करंट फ्लो होगी वो भी आई एम साइन ओमेगा टी होगी, दैट मीन्स साइनोसॉइडल करंट यहाँ पे फ्लो होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन है, यहाँ से कितनी करंट जा रही है, यहाँ पे बोलता हूँ आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये करंट आई एम साइन ओमेगा टी नंबर ऑफ टर्न से पास होती है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, एमएमएफ क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, याद रखना सभी लोग, एमएमएफ क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हमको देखने को मिला, क्या क्रिएट होगा, एम एम एफ, और वो क्या होता है, एन इंटू आई। आई थिंक आई की वैल्यू हमने क्या ली है, आई एम साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एमएमएफ आ गया। लेकिन आप सभी को पता होगा कि इस एमएमएफ की वजह से हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमारे कोर में कुछ रिलक्टेंस है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास कोर में क्या क्रिएट होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, फ्लक्स। और फ्लक्स होता क्या है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स होता क्या है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, राइट। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी ओवर रिलक्टेंस, मतलब डिवाइड बाय रिलक्टेंस, जिससे मुझे फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे क्या, 5 साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स फ्लक्स भी यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, साइनोसॉइडल मिल जाएगा। कहाँ पे, मेरे कोर पे। और इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे फाई एम की वैल्यू क्या होगी, तो फाई एम की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाई एम इक्वल्स टू एन आई एम अपॉन रिलक्टेंस, दिस इज माई फाई एम। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स आ गया।
तो अब होता है, अब बात क्या बोली मैंने, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो, क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। अभी हम फ्लक्स तक पहुंच गए। तो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, जब वही फ्लक्स जो यहाँ पे कोर पे फ्लक्स क्रिएट हुआ है एन नंबर ऑफ टर्न से लिंक करता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज हम कैसे निकालेंगे, फ्लक्स लिंकेज हम निकालते हैं कैसे, एन इंटू फाइव। और फाइव की वैल्यू सबको पता कितनी है, एन इंटू पाई एम साइन ओमेगा टी। और ये हो गया मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज, जिसको मैं साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ ना, इसका जो सिंबल है वो क्या है, साइन। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ मोस्ट, सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई इक्वल्स टू हाउ मच, ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड है, मतलब इसको बोलता हूँ ई एस, क्योंकि ये किस प्रकार का इंड्यूस्ड है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड है। तो ई एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ चेंज, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी, डी बाय डी टी एन पाई एम साइन ओमेगा टी। तो यहां से अगर मैं कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ई एस इक्वल्स टू एन डी फाइव, फाइव साइन ओमेगा में फाइव लिख देता हूं, एन डी फाइव बाई डी टी। तो ये है हमारे फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक यहाँ पे माइनस साइन रखना होगा। मुझे क्या रखना होगा यहाँ पे, माइनस साइन, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन रखना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स लेंज लॉ। ये आपका जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ। हेलो सर, करता हूँ मैं आपको कॉल। ठीक है, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या इंडिकेट करता है, आपका डायरेक्शन। लेंज लॉ क्या बताता है, आपका डायरेक्शन, कि हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वो हम किससे निकालते हैं, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। एक मिनट में साइड में हो जाऊं। ठीक है, तो ये माइनस साइन आपको क्या बताता है, लेंस लॉ के बारे में बताता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, 2 मिनट के लिए लेंस लॉ के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा लेंस लॉ क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, तो आप लोग यहाँ पे आ जाइए और हेडिंग पुट कर लीजिए, लेंस लॉ। लेंस लॉ हमारा कैसा, किस तरीके से हमको क्या बताता है, लेंस लॉ हमारा किस प्रकार से डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, हम वो चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है, सबको एक ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सप्लाई को कनेक्ट करते हैं किससे, जो हमारी सप्लाई है उसको हम कनेक्ट करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से। मतलब हम लोग सप्लाई देते हैं किसको, प्राइमरी को। ठीक है, उस प्राइमरी में जो करेक्ट, जो हमने सप्लाई दिया प्राइमरी में, तो हमारे पास क्या करते हैं, उस प्राइमरी से हमारे पास कोर में क्या होता है, एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। हमारे पास कोर में एक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, फाई। और उस फाई से हमको क्या देखने को मिलता है, फ्लक्स लिंकेज। एक पूरा सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स लिंकेज।
और उस फ्लक्स लिंकेज की वजह से, रेट ऑफ चेंज की वजह से हमको क्या मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएस। यहां तक तो समझ में आया सबको। अब इसके बाद समझो, इस ईएस की वजह से मेरे कंडक्टर में एक करंट फ्लो होती है, यहां से समझना स्टोरी। जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, उसकी वजह से मेरे कंडक्टर में एक करंट फ्लो होगी, जिसको मैं बोलता हूं आपका क्या, मैं बोलता हूं मैं करंट। ठीक है। और इस करंट की वजह से, जो यहाँ पे सप्लाई की वजह से, जब जो इंड्यूस ईएमएफ है उससे जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट की वजह से एक यहाँ पे अगेन क्या होगा, क्रिएट होगा फ्लक्स। ठीक है। और ये फ्लक्स जो होगा उसको बोलता हूँ फाई सी, मतलब कंडक्टर में हुआ। ठीक है। ये जो फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ, और इसी फ्लक्स की वजह से ये जो फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट होगा, ये हमेशा क्या करेगा, ये जो फ्लक्स क्रिएट होगा फाई सी, ये हमेशा कोशिश करता है मेन फ्लक्स, ये जो कोर फ्लक्स है, इसको अपोज करने की, मतलब इसको अपोज नहीं करता, इसके चेंज को अपोज करता है ना। तो हमको इस बात का ध्यान देना है, इस ईएस की डायरेक्शन कैसी होगी, कि ये फाई सी शुड अपोज चेंज इन कोर फ्लक्स, है ना। तो हमको क्या बोला मैंने यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ES is such that, it will oppose, it will oppose change in flux, change in main flux, change in core flux भी बोल सकते हैं, फिर मेन फ्लक्स भी बोल सकते हैं, चेंज इन कोर फ्लक्स। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, फाई सी विल अपोज चेंज इन फाई। हम क्या बोलेंगे, फाई सी, फाई सी शुड अपोज, फाई सी शुड अपोज चेंज इन फाई। या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं लेंज लॉ के बारे में, जो कि बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इफेक्ट अपोजेस द कॉज। अगर मैं बात करूं कि ये ईएस किसकी वजह से आया, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये ईएस आया फ्लक्स लिंकेज की वजह से, और ये फ्लक्स लिंकेज किसकी वजह से आया, फाई की वजह से आया। दैट मीन्स इस ईएस की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये अपने ही कॉज को अपोज करेगा, है ना। समझना सभी लोग प्रॉपर तरीके से। लेंस लॉ क्या बोलता है, इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, मतलब जो इफेक्ट आया है वो हमेशा ही अपने ही कॉज, जिसकी वजह से वो आया है, उसको वो अपोज करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो ईएस की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिसके कारण ये ईएस आया है, जिसकी कारण ईएस किससे आना है, फाई की वजह से आया है, तो ये फाई को अपोज करेगा। लेकिन फाई क्या, मैग्नेटिक क्वांटिटी, ईएस क्या, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो डायरेक्टली अपोज नहीं कर सकता। तो ये ईएस सहारा ले रहा है किसका, फाई सी का, है ना। इस ईएस से करंट आई, करंट से फाई सी आया, अब ये फाई सी किसको अपोज करेगा, फाई को अपोज करेगा। समझ में आया सभी को कि नहीं आया। समझ में आया सभी को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। ओके। तो अब थोड़ा हम बात करते हैं कि हमारे पास जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप लोग चाहे तो हेडिंग पुट कर लीजिए, क्या बोला मैंने, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा हमारा होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इनके बारे में थोड़ा समझना आप लोग।
ठीक है। तो देखो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लो मेरे पास एक कोर है, ठीक है, और इस कोर में मेरे पास यहाँ पे दो वाइंडिंग्स है। मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर लूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कोर है और यहाँ पे मैं दो वाइंडिंग बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट वाइंडिंग, ओके, दिस इज माई फर्स्ट वाइंडिंग एंड यहीं पे मैं दूसरी वाइंडिंग भी बना देता हूँ लाइक दिस। एक कोर पे मेरे पास दो वाइंडिंग प्लेस्ड है, आप भी इसको बना लीजिए, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, और मैंने एक यहाँ पे सोर्स कनेक्ट किया पहले वाले पे, यहाँ पे आई हैव प्लेस्ड वन सोर्स ओवर हियर। ठीक है, और यहाँ पे जो सोर्स दिया मैंने वो क्या है, V, जिसकी वजह से करंट जाएगी I। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ये आपका ओपन सर्किट है। ठीक है, तो अगेन वही कहानी होगी, इस सोर्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगी I, ये I साइनसोइडल करंट होगी। जब इसमें जाएगी तो यहाँ पे एमएफ प्रोड्यूस होगा, एमएफ से फ्लक्स आएगा, फ्लक्स से फ्लक्स लिंकेज आएगा, और उस फ्लक्स लिंकेज की वजह से आपके पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा ई सेल्फ। यहाँ पे इसी कंडक्टर पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा, तो होता है ई सेल्फ। ठीक है ना, मतलब जिसमें आपने सोर्स कनेक्ट किया है, अगर उसी वाइंडिंग में या उसी कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको बोलता हूं मैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन क्या बताया था मैंने, आपने सप्लाई दिया, उससे करंट फ्लो हुई, उससे एमएफ आया, और उस एमएफ की वजह से हमारे इस कोर में क्या हो गया, क्रिएट हो गया, फ्लक्स क्रिएट हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या क्रिएट होता, फ्लक्स क्रिएट हुआ था। अब इससे जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, ये फ्लक्स जब नंबर ऑफ टर्न से लिंक करेगा, मतलब इससे N1 से लिंक करेगा, तो फ्लक्स लिंकेज आएगा। अब क्योंकि जो मेरे पास फ्लक्स वो अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ई सेल्फ आ गया। लेकिन आपको ये समझना हो कि जो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो सिर्फ N1 से लिंक नहीं कर रहा है, वो तो N2 से भी लिंक कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी फ्लक्स लिंकेज आएगा, और जब यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज आएगा तो यहाँ पे भी कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन है, मतलब आपके पास मोशन है, टाइम वेरिंग है, तो आपके पास यहाँ पे भी एक क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसको बोलता हूँ ई म्यूचुअल, मतलब जिसको आपने एक्साइटेशन नहीं दिया, अगर उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसको बोलता हूँ मैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ई सेल्फ हम कैसे बोलेंगे, ई सेल्फ क्या हो जाएगा मेरे पास, कौन कौन लिंक कर रहे थे, फ्लक्स और N1, ये दोनों आपस में लिंक किए थे, तो ये हो जाएगा N1 डी फाइव बाई डी टी। और माइनस साइन क्यों, कि लेंथ लॉ होता है इस वजह से। और ई म्यूचुअल कितना हो जाएगा, ई म्यूचुअल हो जाएगा N2 5, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस ऑफ N2 डी फाइव बाई डी टी। माइनस साइन क्या बताता है आपका, लेंस लॉ के बारे में बताता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हमारे ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। कि हमारा ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमारा ट्रांसफॉर्मर एक तरीके से इस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। आई थिंक हमने बहुत डिटेल में पढ़ भी लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके आगे की जो भी कहानी होगी वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी इनरोलमेंट बाकी है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं अभी उनका इनरोलमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी 1-2 दिन अपन स्लो चलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपनी स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, चलो आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है ना, डिले बिल्कुल ना हो, प्रॉपर टाइम से आपका रिवीजन होता चले। ठीक है, चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।